दोस्तों एक मूवी आई थी लगभग 1968 और 70s के बीच में, मेरे अपने नाम से। मेरे अपने पहली मूवी है जहाँ पे गुलजार साहब ने संगीत लिखा था और एक बहुत ही फेमस गाना था, बीए किया है, एमए किया है, लगता है सब एमए किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की जो कि फाइनली लॉन्च कर दी गई है और हेडेड बाय इसरो के जो चीफ हैं हमारे के कस्तूरी रंजन जी, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। सबसे बड़ा जो चेंज है वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज के बाद एमएचआरडी जो मंत्रालय है उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा जाएगा। जानते हैं इसमें और क्या क्या चेंजेज हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने बाकायदा इस पर रिसर्च किया है और आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम शुरू करें ए टू जेड सारे पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग खुश थे जो पहले की एजुकेशन जो पॉलिसी थी हमारे पहले की जो शिक्षा नीति थी, क्या उससे आप लोग खुश थे? आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एक स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड में 90% मार्क्स लेके आता है और आज का वो समय है दोस्तों कि सीबीएसई का 90% भी गिनती में नहीं दिया जाता या उसके परिवार के लोग खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें 97 चाहिए था, 98 चाहिए था। क्या आप जानते हैं सीबीएसई का वो बच्चा 90% लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जब जाता है तो बहुत सारे कॉलेजेस से दाखिला नहीं मिलता है। अगर आप जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड का टॉपर सार्थक अग्रवाल 100% लाने के बावजूद उसे एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि 100% पे ही कम से कम 30 से 35 अदर स्टूडेंट्स थे। अब आप ये सोचिए, आप स्टेट बोर्ड से हैं, आप राजस्थान बोर्ड से हैं, आप हरियाणा बोर्ड से हैं, आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हैं। आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ पे कितने परसेंट बनते हैं। मेरे अपने समय में हमें 58-60% बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हमें कहा जाता था 60% से ऊपर लाओ, जिंदगी आपकी है। क्या वो 60% का बच्चा जो राजस्थान बोर्ड से पढ़ रहा है, हरियाणा बोर्ड से पढ़ रहा है, तमिलनाडु के सरकारी बोर्ड से पढ़ रहा है, क्या वो जा करके वहाँ पे 90% वाले बच्चे को कम्पीट कर सकता है? नहीं। आप में से जब लोग ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो ग्रेजुएशन के समय बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, शादी की, परिवार की। आप देखते हैं घर में पिताजी हैं, वो बूढ़े हो गए, आपको कमाना है, आप उस पर पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। आप अटेंडेंस अगर छोड़ देते हैं तो आपको टीचर्स परेशान करते हैं, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है क्योंकि 75% अटेंडेंस का रूल है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मेरे एक स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग वगैरह के काम करता था। तो उसने जब मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है, हालांकि ये ऑन कैमरा आप बोलेंगे सर गलत चीज़ है। मैंने कहा नहीं, आप जाओ, आप परिवार की मदद करो, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझसे पढ़ लेना, पूछ लेना और अटेंडेंस आपको मैं दूंगा। आज भी वो बच्चा मुझे याद करता है क्योंकि ना केवल उसने अटेंडेंस पूरी करवाई, पढ़ाई की, बल्कि एक प्रोफेसर बन गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब करना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। तो अब जो शिक्षा नीति है ये बहुत सारे बदलाव की हैं। तो आप जितने स्टूडेंट्स हैं वो नोट करना चाहते हैं, आसान भाषा में आपको मैं सारी चीज समझाऊंगा कि अब ऐसा नहीं होगा कि पढ़े फारसी और बेचे तेल। ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग करके आपको कुछ और करना पड़ रहा है, एमबीए करके कुछ और करना पड़ रहा है। अब आपको मौका मिलेगा, आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई को बीच में ब्रेक दे के फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने आपके लिए पॉइंट्स नोट किए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ग्रेजुएशन में एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के प्रोग्राम बना दिए गए हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, इसे सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। आप चाहें तो फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ सकते हैं, 2 या 3 साल कोई नौकरी करने के बाद, अलग चीज़ करने के बाद आप वापस आ सकते हैं। आप चाहें तो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में करने के बाद भी छोड़ सकते हैं, जिसे बोला जाएगा डिप्लोमा कोर्स, तो वो भी आपकी एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। बहुत सारे गरीब बच्चे फर्स्ट ईयर की फीस दे देते थे मुश्किल से, सेकेंड ईयर की फीस दे देते थे, लेकिन थर्ड ईयर आते आते बहुत ही ज़्यादा माली हालत ख़राब हो जाती थी और वो फीस नहीं दे पाते थे। इस वक्त आप फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकते हैं, जिसे सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा, सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हैं जिसे डिप्लोमा कोर्स कहा जाएगा, और आप थर्ड ईयर में भी कर सकते हैं जिसे बैचलर कोर्स कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ग्रेजुएशन में 1 साल और जोड़ा जा रहा है रिसर्च के लिए। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आप अपनी ग्रेजुएशन को हाइट्स पे या जिसे ऑनर्स लेवल कहते हैं उस लेवल पे करना चाहते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। आपका सारा डेटा अब ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, जिसे बोलते हैं ABC प्रोग्राम। इस पे ध्यान दीजिएगा, ABC प्रोग्राम जो आपका है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। आपके पास एक यूनिक आईडी नंबर होगा, आप अपने डिटेल्स देखेंगे, आपके परसेंटेज वगैरह भरे जाएंगे, आपके मार्क्स भरे जाएंगे, आपकी जो सबमिशंस है, आपकी जितने भी आपने फाइलें बनाई हैं या जितने भी आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा और आपके लाइफ टाइम वो एक रिकॉर्ड ही चलेगा ABC।
सो ये याद रखिएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अब से ये होगा। अब आपको मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो ये है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 से 4 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उसमें 1 साल और एक्स्ट्रा देके पढ़ सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अब से कॉन्सेप्ट रहेगा मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स का। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में बहुत अच्छे थे, मैथ्स में बहुत अच्छे थे, पर किसी कारण से आपने आर्ट्स ली। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन साथ साथ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग में हैं, साथ साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग और म्यूजिक का एग्जाम्पल शिक्षा मंत्रालय ने खुद दिया है कि अब एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का भी म्यूजिक कर सकता है। आपके मेजर सब्जेक्ट्स, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो होंगे। पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स होते थे। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे 12th में इंग्लिश लिटरेचर के साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करूं। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक मिलेगा, इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर में से एक मिलेगा। और अंत में ये हुआ कि इंग्लिश लिटरेचर का टीचर ही नहीं था, मुझे 12th में हिंदी लिटरेचर पढ़नी पड़ी। यानी कि बहुत सारी जो कमियां थी, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, रट्टा मार प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा था, वो अब सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये है कि FYUP जो कॉन्सेप्ट है, जो 4 ईयर जो प्लानिंग थी, अंडर ग्रेजुएट प्लानिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसको रीलॉन्च किया जाएगा। FYUP में हमने पढ़ा है, हमने खुद देखा था कि बच्चे वहाँ पे भगत सिंह को भी पढ़ रहे हैं, बच्चे वहाँ पे साइंस भी पढ़ रहे हैं, यानी कि इतिहास भी पढ़ रहे हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम को पढ़ा जा रहा है, साथ साथ साइंस पढ़ा जा रहा है, साथ साथ मैथ्स पढ़ा जा रहा है। ये इन शॉर्ट ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड लेवल को इमिटेट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन आप देखिए, यहाँ पे ग्रेडेड ऑटोनॉमी हो जाएगी, जो कि ग्रेड्स पे होगी। सरकार का टारगेट है कि 15 साल के अंदर जितने कॉलेजेस अपने ग्रेड्स सुधारेंगे, यानी कि जो एक इंस्पेक्शन हुआ करता था कि कॉलेज में स्टूडेंट्स कितने हैं, टीचर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, बुक्स कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गेम्स के मैदान कैसे हैं, क्या बच्चे वहाँ ठीक से पढ़ रहे हैं, एक ओवरऑल ग्रेडिंग होती है जिसे आप बोलते थे नैक। तो नैक की जो ग्रेडिंग है वो हालांकि अभी तो खत्म हो गई है, अभी खत्म कर दी जाएगी। 15 साल के अंदर अगर कॉलेजेस एक अच्छी ग्रेडिंग लेके आते हैं, उन्हें ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, उनको एफिलिएशन से फ्री कर दिया जाएगा। यानी कि कॉलेजेस के अंदर एक कंपटीशन की भावना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और उन्हें बदले में मिलेगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि वो आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक जरूर इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूँगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फीस मनमर्जी बढ़ा सकते हैं। वो आपकी फीस मनमर्जी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मैक्सिमम जो फीस है वो सरकार ही फिक्स करेगी, मैक्सिमम फीस फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी टॉप कॉलेज से हैं तो ये फीस है, किसी और कॉलेज से तो कोई और फीस है। मैक्सिमम लेवल, जो मैक्सिमम लिमिट है वो सरकार फिक्स करेगी, ताकि किसी स्टूडेंट के साथ गलत ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट परसेंट है वो ये है, यहाँ पे एजुकेशन में जो प्रेजेंटली अभी परसेंटेज दिया जा रहा है हमारी जीडीपी का, वो 4.8 है। सरकार उसे 6% लाना चाहती है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग ही कम से कम 20 से 25% होना चाहिए था मिनिमम, लेकिन मैं टीचर हूं तो मैं जानता हूं एजुकेशन की वैल्यू क्या है। सरकार के पास अपनी बहुत जिम्मेदारियां हैं, फिर भी मैं अपनी बात पर स्टिक करूंगा कि 6% से और ज़्यादा करना चाहिए, पर ठीक है, जो भी है स्वागत के योग्य है। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ आ रही है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर हैं, बल्कि अगर आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो उनको जरूर ये वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि उन बच्चों को एक आसान भाषा में मेरी तरह कोई और नहीं समझाएगा। दोस्तों आपको MA एंट्रेंस का अब कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको बोला जा रहा है कॉमन कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट, CCEE, कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्या होगा कि आपको MA इंग्लिश ज्वाइन करना है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA इंग्लिश करना चाहते हैं तो आप एंट्रेंस देते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप घर के पास वाली छोटी सी कॉलेज में जाना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस नहीं होता, आप फीस देते हैं। अब आपको हर जगह पे एक ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इससे बच्चों को कॉम्पिटिशन का लेवल समझ में आएगा, मेहनत करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही क्वालिटी कॉलेजेस उनकी रैंकिंग के बेस पे उनको मिलेंगे। इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास प्रोग्राम आता है, एमफिल जो है हटा दी गई है। प्लीज़ ये बहुत अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, ये खुशखबरी है आपके लिए, एमफिल हटा दी गई है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते थे कि एमफिल भी करें, PhD भी करें, नेट भी करें, और फिर भी जॉब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एमफिल नल एंड वॉइड हो गई है, एमफिल को हटा दिया गया है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट नेट करके PhD कर सकते हैं। PhD अपने आप में टोटल रिसर्च के लिए इक्विवेलेंट है। थोड़ा अफसोस भी है जिन बच्चों ने इस बार एमफिल किया है या कर लिया है।
हो सकता है उनको भविष्य में वेटेज देने में परेशानी हो, लेकिन जो बच्चे अब पढ़ के आगे आएंगे उनके ऊपर से 1 साल का बर्डन खत्म कर दिया गया है, एमफिल को हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही स्वागत के योग्य है। प्लस दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अब सारी लर्निंग टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, यानी कि जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, कोरोना है, कंडीशंस खराब है, तो वो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम ऐप्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन करवा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। दोस्तों मैंने कोशिश करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं, मैं एक नज़र देख भी रहा हूँ कि शायद मैं कुछ मिस ना कर दूँ आपके लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एग्जाम सेंटर्ड है। मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए थे। दोस्तों इसके साथ बहुत सारे चेंजेस स्कूल के अंदर हुए हैं और अदर चेंजेस है, बहुत बड़ा है ये, मैं 2-3 वीडियोस और बनाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को हर उस बच्चे के साथ शेयर कीजिए जो इसको देख के कुछ सीखेगा, क्योंकि एजुकेशन का प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गाँव के लेवल तक नहीं पहुँचेगी, ग्राउंड रूट तक नहीं पहुँचेगी। तो आप माध्यम बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चों में पैनिक ना फैले, डर ना फैले और उन्हें आसान भाषा में मेरी सारी बात समझ में आ जाए। वी विल गो फॉर English video also of the same thing for my South Indian students. Thank you so much. May God bless you.